हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। लेक्चर चल रहा है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। काफ़ी बेहतरीन तरीका का मेथड है, अलग है, मजा आएगा आपको। टेक्स्ट बुक्स में मतलब मैंने जब बुक से पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था, सर ने मुझे पढ़ाया था 10 साल पहले, तो वही नोट्स मैंने अपना सा देखा, फिर से रिकैप करके यूं 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 समझ में आ गया। तो वही मैं अपने सर का ही नोट्स आपको छपवा रहा हूं। आसान लगे तो आप अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। देखो यहां से मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स, ट्रायल सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन आरएचएस। यहां पे क्या होता है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। सोचो माइंड फ्रेमिंग कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है CF प्लस PI। CF कब निकालते हैं? जब हमारा RHS 0 होता है। PI कब निकलता है? जब RHS नॉन ज़ीरो होता है। PI निकालने के लिए एक तरीका सिखाए, डी ऑपरेटर मेथड। एक तरीका सीखे हम लोग, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये एक अलग सा तरीका है जिसका नाम है अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। मतलब टेंशन मत लीजिए, आपको उतना दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा। हम एक चार्ट देंगे, जैसा आपका RHS रहेगा उस हिसाब से आप ट्रायल एक सॉल्यूशन मानोगे, वही सॉल्यूशन को वापस इक्वेशन में पुट करोगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे और अपना कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे, बस बात खत्म। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है ना, वो क्या होता है हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोल जाता है ना कि फाइंड द होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे, जब भी आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन मांगे तो वो और कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मांग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग डी ऑपरेटर मेथड से सीखे थे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सीखे हैं। इस लेक्चर में हम लोग अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये एक चार्ट है, इसको आप अच्छे से नोट करिए, यही चार्ट आपको पूरा काम देगा। एक एक करके देखते हैं। ये सीरियली चार्ट पूरा नोट करो कि अगर आपका RHS, इसको कोई ना R ऑफ X बोलते हैं, मतलब कोई फंक्शन ऑफ X है या F ऑफ X रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे या फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो हम लोग RHS मान के समझ रहे हैं। अगर आपका RHS में कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, तब उस केस में जब आप ट्रायल सॉल्यूशन एज्यूम करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो सिर्फ एक कांस्टेंट एज्यूम करोगे, yp इज इक्वल टू कैपिटल A, बस। अगर आपका RHS में e टू द पावर ऑफ ax है, तब हमारा ट्रायल सॉल्यूशन होगा a e टू द पावर ऑफ ax। अगर RHS में sin x है या फिर cos ax है, तब हमारा ट्रायल सॉल्यूशन होगा a sin ax प्लस b cos bx। अगर RHS में मान लो कोई x टू द पावर ऑफ n वाला टर्म है, तब आप yp को इस तरह से लिख सकते हो। यह तो जनरल टर्म है, पावर n। शॉर्ट फॉर्म में जैसे x क्यूब है ना, तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, x स्क्वायर है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो x क्यूब अगर है तो RHS में अगर x क्यूब है तो yp क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। x स्क्वायर अगर है तब RHS में ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, yp इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मान लो सिर्फ x है तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ax प्लस b, बात खत्म। अगर RHS में e टू द पावर ऑफ ax मल्टीप्लाइड विथ sin bx है या फिर e टू द पावर ऑफ ax cos bx है, तब इस केस में yp हो जाएगा e टू द पावर ऑफ ax मल्टीप्लाइड विथ a sin bx प्लस b cos bx, ठीक है। e टू द पावर ऑफ ax के लिए वही रह गया, और sin bx cos bx के लिए ये वाला टर्म तो जानते ही हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका sin या cos रहता है तब ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा। चाहे साइन रहे तो भी रहेगा ये, चाहे कॉस रहे तो भी रहेगा ये, दोनों के लिए, ठीक है। इसका एडवांटेज ये होता है ना कि कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन को सॉल्व करना बहुत ही क्विक हो जाता है। मतलब जैसे RHS में x क्यूब x स्क्वायर, तो उसको काफी क्विकली आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि कोएफिशिएंट का कंपेयर करना सुविधा होता है। और भी फंक्शंस आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिटेशन ये होता है कि डिफरेंट ट्रायल्स आपको लगाना पड़ेगा डिफरेंट RHS के लिए। वो चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। डू नॉट हैंडल ऑल द RHS टाइप, सारे RHS टाइप्स हैंडल नहीं कर सकता ये। जितने भी मैक्सिमम कितने केसेस हैं यहाँ पे, यही
5-6 केसेस हैं, इसी को आप अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से बनाइएगा। बाकी अगर कुछ आ गया तो फिर आपको तो ब्रह्मास्त्र दिया जा चुका है पहले लेक्चर्स में, तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये स्माइली है कि आप खुश हो जाइए कि कोई अलजेब्राइक फंक्शन है तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से बन जाएगा, और अगर कुछ और इससे अलावा कुछ आ जाता है तब नहीं बना सकते, डिफिकल्ट होगा बनाना। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अवॉइड केस ऑफ फेलियर। आप केस ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला स्टेटमेंट आप लिखिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे क्या है। नो टर्म इन ट्रायल सॉल्यूशन शुड मैच टू एनी टर्म ऑफ CF। इफ दिस हैपेंस then that term of trial solution will be multiplied with the least power of x so that it will not match with any term of CF। अभी आप इसको छाप के रखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d square plus 2y plus e to the power of x plus 2 by method of undetermined coefficients। वैसे आप इसको तो कोई भी डी ऑपरेटर से बना सकते हो, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, हर हाल में इसमें निकालना ही पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जानते हो, राइट हैंड साइड में आप 0 पुट कर दीजिए। आप f ऑफ d इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2 होता है, f ऑफ m इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी सॉल्यूशन आपने माना है, m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i, अल्फा है 0, बीटा है 2, कॉम्प्लेक्स रूट्स निकला है। तो CF क्या होता है जनरल फॉर्मेट में, ये होता है। तो अल्फा के जगह पे 0 पुट करोगे तो 1 होगा, बीटा के जगह पे 2 पुट करो, बीटा के जगह पे 2 पुट करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। CF निकल चुका है। अब हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब सुन लो मेरी बात। RHS में क्या है, e टू द पावर ऑफ x है, कांस्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, e टू द पावर ऑफ x, इस e टू द पावर ऑफ x के लिए देखो, अगर आपका e टू द पावर ऑफ x रहता है तो क्या रहता है ट्रायल सॉल्यूशन, a e टू द पावर ऑफ x रहता है। तो उसके लिए हम लिख दिए यहां पे सिर्फ इस वाले टर्म के लिए ट्रायल सॉल्यूशन लिखा गया है a e टू द पावर ऑफ x। क्लियर है, प्लस का साइन है तो प्लस दिए हैं, फिर एक कांस्टेंट भी है ना, तो कांस्टेंट के लिए क्या होता है ट्रायल सॉल्यूशन, कोई कांस्टेंट ही अज्यूम करना पड़ता है। देखो यहां पे लिखे हम, कोई कांस्टेंट रहता है तो कोई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ पे आपने a लिखा है तो वहां पे प्लस a क्यों, प्लस b क्यों लिख दिए, a क्यों नहीं लिखे। अरे मुन्ने, कांस्टेंट है ना, तो एक कांस्टेंट आप यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हो, इसी में एक और कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो जरूरी है क्या एक ही कांस्टेंट हो, नहीं ना, तो दूसरा कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए b लिया गया है वहां पे। तो ट्रायल सॉल्यूशन आपका बन चुका है a e टू द पावर ऑफ x प्लस b। अब सुन लो ये जो मैंने लिखा है, ट्रायल सॉल्यूशन की कोई भी टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की किसी भी टर्म से मैच नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि a e टू द पावर ऑफ ex, इस वाले टर्म को देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे बोलोगे सर ये e टू द पावर ऑफ x है ना, e टू द पावर ऑफ x आ चुका है हम लोग के ट्रायल सॉल्यूशन में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पहला टर्म में क्या e टू द पावर ऑफ x है, नहीं है, यू आर सेफ। क्या सेकेंड टर्म में e टू द पावर ऑफ x है, नहीं है, यू आर सेफ। आ रहा है समझ में, सेम नहीं होना चाहिए। यहां e टू द पावर ऑफ x आ चुका है तो यहां और यहां कोई जितने भी टर्म्स हो उसमें e टू द पावर ऑफ x नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। पहला टर्म क्लियर। अगला टर्म है कांस्टेंट। पहला टर्म में तो हमको कॉस दिख रहा है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं दिख रहा, यू आर सेफ। सेकेंड टर्म में साइन दिख रहा है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं दिख रहा, यू आर सेफ। मतलब ये वाला ट्रायल सॉल्यूशन लेकर के चलना पूरी तरह से सेफ है, आपको कोरोना नहीं होगा अगर आप इस ट्रायल सॉल्यूशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको गौर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हो स्टार्टिंग में ही कि मैच नहीं कर रहा आपका ट्रायल सॉल्यूशन CF के किसी भी टर्म से, तो केस ऑफ फेलियर जिंदगी में नहीं आएगा एंड यू आर सेफ। आपका सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा और अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैंने हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख दिया, सिंस नो टर्म ऑफ ट्रायल सॉल्यूशन मैचेस विद एनी टर्म ऑफ CF सो केस ऑफ फेलियर विल नॉट अराइव। ठीक, लेकिन विनोद पूछेगा अगर मैच हो गया तो क्या करेंगे, तब आगे सीखेंगे क्या करना है।
ठीक है, वैसे मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया था ना ब्लू कलर से स्टार्टिंग में, वो सीखेंगे। तो विनोद के लिए बता देते हैं, आगे सीखेंगे विनोद, थोड़ा सब्र करो। yp इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस बी, ये रहा मेरा एक ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुन लो, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो इक्वेशन है ये वैलिडेट करना चाहिए, पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं नाउ सिंस इक्वेशन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस बी। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया गया था ये, अगर ये मान लो सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसको तो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये मत पूछना कि सर आपने तो इसको yp माना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन माना है, लेकिन आपका तो टोटल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू होता है yp प्लस ycf, यहां सिर्फ yp क्यों डाल रहे हो? अरे बाबू, yp का मतलब है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो ये ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करना ही करना है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं भी समझ में आया तो कचड़ा निकाल के फेंक दो, हमको करना ही है, इसी को आप y लेकर के सॉल्व करिएगा, आपको ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। तो y के जगह पे हम ये डाल दिए डी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 2। क्लियर है? कर दो सिंप्लीफाई, डी स्क्वायर लगाओ इसके साथ में, प्लस 2 करके लगा दो इसके साथ में। तो डी स्क्वायर, ये कहने का क्या मतलब होता है? डी स्क्वायर मतलब सेकेंड बार डेरिवेटिव। तो हम इसको, बेटर यही होता है ना कि जब भी इस तरह से कुछ रहता है ना तो आप अलग से रफ में निकाल के, मतलब वहीं साइड में निकाल के दिखा दिया करो। डी ऑफ ए ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस बी का मतलब एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा ए ई टू द पावर ऑफ एक्स। डी स्क्वायर ऑफ इसका मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट कांस्टेंट ई टू द पावर एक्स, वही निकलेगा। जितना मर्जी कर जाओ ए ई टू द पावर ऑफ एक्स ही निकलने वाला है कि नहीं? तो आ गया, तो इसलिए हम बैठा दिए ए ई टू द पावर ऑफ एक्स, 2a e टू द पावर ऑफ x प्लस बी मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर और इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2a e टू द पावर ऑफ x प्लस a e टू द पावर ऑफ x कितना हो गया? 3a e टू द पावर ऑफ x प्लस 2b इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x प्लस 2 हो गया। अब कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो आपको दिख रहा है कि 3a जो है ये बराबर है 1 के और 2b जो है वो बराबर है 2 के। क्लियर? तो यहां से a क्या निकल गया? 1/3, b क्या निकल गया? 1। बस हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही था ना, आपने यही माना था, एज्यूम किया था कि yp इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस बी है। a का वैल्यू निकाल लियो 1/3 पुट कर दो, b का वैल्यू निकाल लियो 1 डाल दो, हो गया आंसर। मजा आया? मजा आया होगा। अब चलो एग्जांपल्स और कुछ करते हैं। ये 3 सवाल है, इस 3 सवाल में हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें विनोद का डाउट क्लियर हो जाएगा, बाकी सब आप कर सकते हो। तो विनोद का डाउट आ सकता है इसमें, आ सकता है विनोद का डाउट इसमें आ सकता है, तो हम विनोद के लिए छोड़ दिए हैं। हम ये वाला सॉल्व करेंगे, आपको ये वाला और ये वाला दोनों सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में। तो इसको आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करिए। जब ए एक्स स्क्वायर, तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या लोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ट्रायल सॉल्यूशन इसके लिए तो ले लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके लिए क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, डी ई टू द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें आप कर लोगे। हम एक केस ऑफ फेलियर वाला इसका बता देते हैं, आपको इसका क्लियर हो जाएगा, मतलब ये सॉल्व कर लीजिएगा। तो विनोद का डाउट इस वाले प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। करो बाबू, क्वेश्चन है आपके पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, और आंसर देख लो, एक्स साइन एक्स आने वाला है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टी ऑपरेटर कन्वर्ट करके सी एफ निकालना होता है। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? डी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो d इज इक्वल टू एम डाल देते हैं ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो आपको अल्फा मिल चुका है 0, बीटा मिल चुका है 1। कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए यही होता है। क्लियर है? तो बोलो,
जय माता दी, लेट्स रॉक। YCF क्या होगा? YCF हो जाएगा e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स। पहले हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। परफेक्ट, पुट कर दो। YCF निकालना है, अल्फा के जगह पे 0 तो ये 1 हो गया, बीटा की जगह पे 1 तो ये क्या मिल जाएगा? C1 cos x प्लस C2 sin x। अब है यहां पे कैच, ये आपका तालियां, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल लिया। अब आपको YP फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। तो कौन सा मेथड लगा रहे हो? अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ता है यहाँ पे। तो आपके RHS को गौर से देखो और बोलना, आप बताओ चार्ट देख करके कि क्या ट्रायल सॉल्यूशन लेना चाहिए। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो। आपका RHS में कॉस है, देखो आपके RHS में कॉस है। तो जब ऐसा होता है तब क्या लेना पड़ता है? चार्ट देखो, अरे चार्ट पेपर देखो। कॉस जब RHS में होता है तो आपको ट्रायल सॉल्यूशन में क्या लेना होता है? कॉस है ना, क्या लेना होता है? ये लेना होता है a sin ax प्लस b cos ax, मतलब यहां पे जो कोएफिशिएंट होगा दोनों लेना पड़ेगा। कॉस और साइन का समेशन लेना पड़ेगा, ऐड लेना पड़ेगा। अरे कितना घसेंगे। ठीक, ट्रायल सॉल्यूशन देखिए। लेट, मान लिया YP इज इक्वल टू, बोलो, A sin AX प्लस B cos BX। B, अरे यार एक ही लेना है, cos AX क्या हो गया? YP इज इक्वल टू साइन AX प्लस cos BX cos AX। ठीक है, ये है आपका ट्रायल सॉल्यूशन। अब सुनो गौर से कि यहां पे आपने क्या एज्यूम किया है? YP इज इक्वल टू A sin AX प्लस B cos AX, और आपका RHS क्या दिया हुआ है? 2 cos x। तो RHS में जो रहेगा वही चीज हम उसको लेना है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला के बेसिस पे लिख के दिया है। आपका RHS देखो, RHS क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट छोड़ो, कांस्टेंट तो हम इधर कर लेंगे। RHS में आपका जो फंक्शन है वो है cos x। तो कंपेयर करोगे तो a कितना है? यहाँ पे a कितना है? a है 1। तो आपका ट्रायल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? YP इज इक्वल टू A sin x प्लस B cos x। कोई दिक्कत है? जबरदस्त दिक्कत है। विनोद का डाउट यहां पे क्लियर हो गया। विनोद सुनो, आ गया ना यहां पे? आपको क्या टेस्ट करना है कि आपका जो ट्रायल सॉल्यूशन का कोई भी टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कोई भी टर्म के साथ मैच नहीं करना चाहिए। यहां साइन एक्स है, साइन एक्स खेल गड़बड़, कॉस एक्स है, कॉस एक्स खेल गड़बड़, सेम तो नहीं होना चाहिए। उस केस में आपको यह करना है कि आपको x का लीस्ट पावर से मल्टीप्लाई कर देना है उसको बदलने के लिए। तो लीस्ट पावर क्या हो सकता है? x ही हो सकता है ना? तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं। देखो यहां से हम इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ट्रायल सॉल्यूशन अब हम ये नहीं लेंगे, बदल देंगे। बदल के अब क्या करेंगे हम? a तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, x से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन x प्लस x से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं cos x। क्यों किए? क्योंकि लीस्ट पावर ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैच करके यहां पे फंक्शन आ गया x sin x। अब खोजो
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में x साइन x है क्या? नहीं, यहां पे सिर्फ साइन x है, x साइन x नहीं है। ये वाला फंक्शन अलग हो गया, ये वाला फंक्शन अलग हो गया, यू आर सेफ। x cos x ये फंक्शन अलग है, यहां पे cos x अलग है, तो ये वाला फंक्शन अलग हो गया, यू आर सेफ। विनोद क्लियर हो गया कि नहीं? वेरी गुड। अब इसको लेकर के आप प्रोसीड करिए, सॉल्व करिए, कोएफिशिएंट मैच करिए, हो गया आंसर। यहीं से आपको बस a और b का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। डालो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ठीक है, ठीक आचे। क्या करेंगे? डाल देंगे इसमें, चलो डालते हैं हम। डी स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, y के जगह पे अब ये डाल दो। अब विनोद फिर से यह मत पूछ लेना कि तुम यह yp क्यों डाल रहे हो सर, y डालना था तो ऐड करके, नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसको हम डालेंगे यहाँ पे। तो इसको ax साइन x प्लस bx cos x हो गया, इसको डाल दो इधर, इक्वल टू 2 cos x। बस ये इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, LHS RHS में कहीं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकाल लेना, बात हो जाएगी खत्म। अब ऊपर तो नहीं जा रहा है अब इसको मुझे राइट हैंड साइड में सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करूं, मैं इधर लेके आ जाता हूं। डी स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स साइन एक्स प्लस बी कॉस, इतना तो नोट कर लिया क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा उधर। डी स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। चलो याद रहेगा। इधर आते हैं, क्या था, डी स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। सही है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। डी स्क्वायर ए एक्स साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एक्स प्लस ए एक्स साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ठीक, इसको कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हो क्या, डी स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर ए एक्स साइन एक्स, डी स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा दो, डी स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा दो, बी एक्स कॉस एक्स प्लस ए एक्स साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। डी स्क्वायर मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको पुट करते हैं। तो पहले d निकाल लो, ax साइन x का, dx निकालने का मतलब कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या हो गया ये, a x cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर है, एक बार डेरिवेटिव हो गया, एक बार और करना है मुझे, सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं। ए एक्स साइन एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये रहने दो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन
इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और साइन का डेरिवेटिव cos x। कितना हो गया? ए रहने दो, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x। क्लियर है? ये निकल गया डी स्क्वायर का वैल्यू है, ये चीज याद रखिए। यहां पे हम पुट कर रहे हैं, छोटा सा हम लिख दे रहे हैं, फिर बाद में हम इसको इक्वेट करेंगे। यहां पे इसका आंसर आएगा ए ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये ए। अब डी स्क्वायर ऑफ बी एक्स कॉस एक्स निकालना है, डी स्क्वायर ऑफ बी एक्स कॉस एक्स, डी स्क्वायर ऑफ बी एक्स कॉस एक्स करते हैं। ये निकालने के लिए हमको पहले डी ऑफ बी एक्स कॉस एक्स फिर निकालेंगे। एक बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? बी कांस्टेंट बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब 1। बोलो बी ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स आएगा और यहाँ पे cos x आएगा। वेरी गुड। इसका एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी स्क्वायर ऑफ बी एक्स कॉस एक्स लेना है, तो इसका डेरिवेटिव b को तो कांस्टेंट बाहर ही छोड़ दो। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b का b रहने दीजिए, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस cos x, ये आ चुका है इसका। तो इसको हम फिर पुट करते हैं, क्या है? b इंटू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x, इसका आएगा b ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स, देखते हैं, सॉरी, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x, ये सिर्फ इसका पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ए एक्स साइन एक्स और इधर है बी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। अब पूरी तरह से कर दीजिए सिंप्लीफाई, इसका जरूरत नहीं है तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर वरना मुझे फिर से लिखना पड़ जाएगा। चलो देखते हैं इतना में काम होता है या नहीं। क्या किया जाए? कॉस वाले को एक साथ, साइन वाले को एक साथ, तो हम इसको लिखते हैं a टाइम्स माइनस a गड़बड़ घोटाला नहीं, माइनस ए एक्स छोटा से लिखो, माइनस एक्स ए साइन एक्स प्लस 2a कॉस एक्स माइनस एक्स बी कॉस एक्स, फिर माइनस बी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर प्लस एक्स ए साइन एक्स
प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स और राइट हैंड साइड में है 2 कॉस एक्स। देखते हैं कुछ कटता छटता है या नहीं, मुझे दूर से देखना पड़ेगा, इतना नजदीक में मुझे दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा होगा कुछ, माइनस एक्स ए साइन एक्स और एक्स ए साइन एक्स, यस ये उड़ गया। चलो वापस आओ, फिर से देखेंगे हम दूर से। 2a cos x और 2a cos x तो नहीं, ये नहीं कट रहा, और 2xb cos x ये भी नहीं कट रहा, xb cos x नहीं कट रहा, माइनस बी साइन एक्स ये भी नहीं कट रहा। ओके ओके ओके, अब एक काम किया जाए, कॉस वाले को एक साथ लिखते हैं हम। 2a cos x इधर लिखा, फिर माइनस एक्स बी कॉस एक्स इधर लिखा, प्लस बी कॉस एक्स, ये 2b बन जाएगा। सो 2b कॉस एक्स इधर हो गया, साइन किधर है, माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। यहां कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स बी प्लस 2b, ये cos x, फिर प्लस माइनस b साइन x इज इक्वल टू 2 cos x। अगर इधर कुछ नहीं है तो हम क्या 0 टाइम्स साइन x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए, और कुछ करना ही नहीं है आपको, आपको कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जब आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो मतलब माइनस बी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि b की वैल्यू तो आ गई 0, नो डाउट। इसमें डाल दो 2a माइनस एक्स बी प्लस 2b, इसको होना है आपको 2 के बराबर, और आपको पता है कि ये वाला टर्म b तो 0 होता है, ये वाला भी 0 होता है, तो कहाँ जाएगा उड़ के, कहीं नहीं जा सकता। तो यहाँ से 2a बराबर 2 है, तो a क्या हो गया, अरे बोलो 2a बराबर 2 है, तो a क्या हो गया, a हो गया 1। आपको कोएफिशिएंट रेडी है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0, और आपने ट्रायल सॉल्यूशन क्या अज्यूम किया था, इधर आपने ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम किया था ये किधर गया, ये रहा आपका ट्रायल सॉल्यूशन, ये रहा, इन एज्यूम किए थे बाबा, ये मत कर देना गलती से, ये मॉडिफाइड द ट्रायल वर्जन, ठीक। यहाँ पे अब इसमें क्या निकाल के आए हो, रिजल्ट क्या आया है तुम्हारा, पास किए हो कि फेल किए हो। a का वैल्यू आया है तुम्हारा 1, b का वैल्यू आया है मुन्ने 0, पुट करे ना इसमें जब पुट करिएगा ना तो yp निकल जाएगा ना आपका, a के जगह पे 1 x साइन x, तो ये हो गया x साइन x, और b के जगह पे 0, तो गायब, छोड़ दो। क्या है आंसर, आपका आंसर आ चुका है x साइन x। वेरी गुड, क्या आना चाहिए था, x साइन x। मजा आया, मजा आया तो बताइए हमको, मुझे फीडबैक दीजिए, मजा आया तो बताना चाहिए ना, और मजा दिलाएंगे आपको, ठीक है।
इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको जबरदस्त मजा आएगा। विनोद, क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया तो वेरी गुड, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, वेरी गुड। और चाचा को बोलना कि वो दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सैलून वैलून जाते कि नहीं, ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, दाढ़ी बढ़ गया चचा का। एनीवेज, चचा का दाढ़ी है, उससे मेरा क्या। With this lecture, we have completed method of undetermined coefficients. I hope आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।